इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे दरवाजे के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं तुमको जेल ले जाने के लिए, या फिर तुम सुबह उठते हो और तुम देखते हो कि तुम एक कीड़े में बदल चुके हो, तुम एक कॉकरोच में बदल चुके हो। कैसा लगेगा? चलो और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन तुम सुबह उठे और तुम्हें पता लगा तुम अपने टेस्ट में फेल कर गए, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, या तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, या तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड, बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी बट तुमसे डिवोर्स मांग रहा है, या तुम्हारी नौकरी से तुमको निकाल दिया गया, तुम्हें फायर कर दिया गया। अजीब होगा, है ना? बट ऐसी ही दुनिया थी, ऐसी डार्क दुनिया थी फ्रांज काफ्का की। और इसी डार्क दुनिया को इम्ब्रेस करने को किस तरीके से फ्रांज काफ्का कहते थे, और इसी डार्क दुनिया में कैसे जीना है, बहुत ही खौफनाक उनकी दुनिया है, नाइट मेरे सरियल, अजीब सी। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रांज काफ्का के एलियनेशन के ऊपर बात करेंगे, ह्यूमन कंडीशनिंग पे बात करेंगे, और थोड़ी सी फ्रॉयडियन साइको एनालिसिस को लाने की कोशिश करेंगे। हम बहुत साइकोलॉजी में मत नहीं घुसेंगे, बट साइको एनालिटिकल फिलॉसफी को थोड़ा सा ऊपर से छूने की कोशिश करेंगे, सब कुछ इस लेक्चर में। तो भैया क्या हालचाल? होपफुली सबका सब कुछ सही चल रहा होगा। रिसेंटली हमने अपना 10K सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन टच किया, थैंक यू उसके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते रहना, दूसरे चैनल के लिंक्स हैं, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और दूसरी एक चीज़ मेरे को यहाँ पे कहनी थी कि बहुत लोग आके वीडियोस में मुझे बता रहे हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियोस बनाने चाहिए, या मैं अपने को किसी और यूट्यूबर की तरह पोर्ट्रे करूँ। मेरे बोलने का तरीका, मेरे बोलने का ढंग अच्छा नहीं लगता। मुझे लोगों ने बोला कि अभी ये चीज़ यहाँ पे छेड़ो मत, वरना जो ही 10,000 हुए हैं उसमें 3-4 सब्सक्राइबर अभी चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स नहीं लेता हूँ। कुछ लोगों ने बिल्कुल बोला कि मेरे को अपने लेक्चर्स को थोड़ा और स्ट्रक्चर करना है, उनकी बात पे मैं लागू करता हूँ, उनके कॉमेंट्स को लाइक करता हूँ, उनको रिप्लाई देता हूँ पॉजिटिवली, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हम इस लेक्चर में भी करने की कोशिश करेंगे। मेरा आर्टिकुलेशन का तरीका ऐसा ही है, मेरे बोलने का तरीका ऐसा ही है। अगर आपको वो नहीं पसंद आता, आपको दूसरे यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं, आप जाइए, यू आर फ्री, एग्जिस्टेंशली यू आर फ्री, आप जाइए वहाँ देखिए। मुझे मत चेंज करने की कोशिश करो यार, क्योंकि मैं चेंज होऊंगा नहीं। मैं 2 साल से ऐसी कंटेंट बना रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूंगा, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट कमेंट्स में ना करें इस उम्मीद में कि मैं बदल जाऊंगा आपके कहने से। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो काफ्का के एब्सर्डिज्म के ऊपर हमने पढ़ा हुआ था कि दुनिया अजीब है, सिचुएशंस एब्सर्ड है, किस तरीके से तुम एक कॉकरोच में बदल गए। ग्रेगोर सैम्सा सुबह उठता है, कॉकरोच में बदला हुआ मिलता है, उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, उसका बाप परेशान है कि अब नौकरी कौन करेगा, उसकी बहन अफसोस में पियानो बोल रहा हूँ, वायलिन बजाए चले जा रही है, और ग्रेगोर सैम्सा को यकीन नहीं हो रहा ये मेरे साथ हुआ क्या है। ग्रेगोर सैम्सा शेमफुल भी है, गिल्टी भी है, परेशान भी है, एंग्स में भी है, एंग्जाइटी में भी है, गुस्से में भी है, क्रोध में भी है। उसको कुछ हो रहा है अंदर से कि मुझे एक्सेप्ट करो, बट वो अपने को एक्सेप्ट करवा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक कॉकरोच में बदल गया। तुम्हारे घर पे अगर 5 फुट का या 6 फुट का कोई कॉकरोच आके पड़ जाएगा, तुम्हारी क्या हालत होगी? वही ग्रेगोर सैम्सा की फैमिली के साथ हो रही है, लेकिन उसकी फैमिली ग्रेगोर सैम्सा को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही कि वो तो अब एक कॉकरोच बन गया। तो ये एक एब्सर्ड सिचुएशन। अचानक से तुम उठे और पुलिस वाले तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं तुमको ले जाने के लिए। क्यों, किस लिए, कहाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। अचानक से तुम उठे, तुम एक केज के अंदर हो, तुम परफॉर्म कर रहे हो केज के अंदर, और लोग सामने बैठ के तुम्हारे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तुमसे मजे ले रहे हैं। तो ऐसी कुछ सरियल और अजीब सिचुएशंस को काफ्का ने एब्सर्डिटी कहा। और काफ्का की एब्सर्डिज्म 3 भागों में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 एलियनेशन, पार्ट नंबर 2 आइसोलेशन, एंड पार्ट नंबर 3 इज ह्यूमन कंडीशन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाए हुए लेके चलेंगे। एलियनेशन पे आते हुए, एलियनेशन पे काफ्का ने एक ये कोट कहा, यू कैन चूज टू बी फ्री बट इट्स द लास्ट डिसीजन यू विल एवर मेक। फ्रीडम है, कर लो, ले लो, अपनी मुक्ति ले लो, इस दुनिया में एक मुक्ति ले लो, इस दुनिया से बाहर की मुक्ति नहीं, इस दुनिया में मुक्ति ले लो, इस दुनिया में फ्रीडम ले लो। क्या होगा? वो एक आखिरी डिसीजन होगा जो तुम कभी मनाओगे। अब इसके 2 रीजन निकल के आ सकते हैं। पहला कि तुमको लोग जिंदा ही नहीं रहने देंगे कि तुम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सको। नंबर 2, तुमको इतना पछतावा होगा कि यार ये दुनिया फ्री रहने के लिए नहीं बनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े फाड़ के तुम इधर उधर दौड़ रहे हो, ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये है कि तुमने जो तुम करना चाहते हो अपनी जिंदगी में वो चूज किया, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो वो तुमने चूज किया। ना कि तुमने अपने माँ बाप की सुनी, ना कि तुमने अपने बड़े भाई बहन की सुनी, ना कि तुमने अपने मामा चाचा ताऊ ताया उसकी सुनी, अपनी सुनी, फ्रीडम को एक्सप्रेस किया। लेकिन अगेन तुम एक कॉकरोच कहलाओगे, तुम फ्रीडम अपना
पकड़ के तो देखो, कॉकरोच कहलाओगे और ग्रेगोर सैम्सा की तरह तुम्हारे साथ होगा। जैसे ग्रेगोर सैम्सा के जब वो आता है वायलिन सुनने के लिए अपनी बहन का, तो उसके कमर के ऊपर उसका बाप जो है पीछे उसके वो मारता है, सेब मारता है, और सेब उसके जाके कमर में फंस जाता है और वो ये इन्फेक्शन कर देता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। सेब इज लाइक इल वर्ड्स, बुरे शब्द। बाप इज लाइक द कलेक्टिव सोसाइटी। जब सब बोलते नहीं, अब हर कोई अपने को भैया बाप बनने में लगा पड़ा, हर कोई हर किसी का बाप बन रहा है। जैसे मैं बताया कमेंट सेक्शन में सब मेरे बाप बनने में लगे, मैं ऐसे बोल वैसे बोल वैसे बोल, चाहे मेरे से उम्र कम हो, लेकिन मेरे को सिखाने चले हैं भैया। जुम्मा जुम्मा हुआ है, दुनिया देखे हमें सिखाने चले। तो वही बाप बनने, सब अपने कठोर गंदे वर्ड्स यूज करके बाप बनने की कोशिश करते हैं, और वो इल वर्ड्स जाके ग्रेगोर सैम्सा को लग गए और वो मर गया। अब एलियनेशन में ना, एलियनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो सकता है तुम हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है दुनिया हो, या वाइस वर्सा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे सब्जेक्ट हुआ मैं और ऑब्जेक्ट हुआ ये दुनिया, और मुझ में उस दुनिया के बीच में क्या रिलेशन है, वो तीसरा पार्ट होता है एलियनेशन का। मुझे धर्म नहीं पसंद है, अपना धर्म कोई भी हो सकता है, वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इस धर्म को छोड़ना चाहता हूं। मुझे अपनी नौकरी नहीं पसंद है, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। भारत में तुम बोलो मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी तुम छोड़ के 80-90 हज़ार महीने की नौकरी छोड़ के कॉर्पोरेट जॉब सरकारी मुझे नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया तुमको रिटेलिएट करेगी। 4 अंकल तुम्हें गाली बकेंगे, 4 आंटियां तुम्हारी मम्मी का कान भरेंगी, 4 अंकल तुम्हारे पप्पा का कान भरेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, पिताजी संभालिए अपने लौंडे को, ये क्या करना चाह रहा है। तो तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम सब्जेक्ट हो गए या ऑब्जेक्ट हो गए, और वहां से जो तुम्हें मिल रहा है वो वाइस वर्सा वाली चीज हो गई। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे तालमेल खा रहे हैं, ये हो गई बात एलियनेशन पे। फिर आए अपने फ्रांस काफ्का आइसोलेशन पे, और आइसोलेशन पे इन्होंने कहा आइसोलेशन इज अ वे टू नो आवरसेल्व्स। ग्रेगोर सैम्सा भी वो कॉकरोच बनने से पहले भी आइसोलेटेड रहता था, और कॉकरोच बनने के बाद भी वो आइसोलेटेड ही था। उसका बॉस आया, उसको देखने की कोशिश करी कि क्या हुआ यार, इसको आया क्यों नहीं ऑफिस, जो भी है, आके देखा अरे भाई साहब तो कॉकरोच बन गया, भगा वहां से, नौकरी से हटाओ, नौकरी से हटाओ, इसको हम नौकरी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एक आइसोलेटेड सिनेरियो में चला गया ग्रेगोर सैम्सा, अपने बिस्तर के नीचे छुपा रहता था कि उसकी बहन उसको देख के डर ना जाए। अब यहाँ पे ना हम लोग 5-6 पॉइंट्स लेंगे, मैं पढ़ता भी जाऊंगा, 5-6 पॉइंट्स लेंगे। अब क्या है, यहाँ पे आइसोलेशन के वेरियस ब्रेकडाउन हम लोग लेंगे जो फ्रांस काफ्का ने अपनी मेटामॉर्फोसिस में कहने की कोशिश करी। हम आगे भी इसको समझाएंगे। पहला है डुअल आइसोलेशन, जिसमें तुम्हारा आता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। ठीक है, एक तो फिजिकल आइसोलेशन हो गया, तुमने बंद कर लिया खुद को एक कमरे में, तुम बैठे हो, तुम जैसे फ्रांस काफ्का खुद भी थे, लिखे जा रहे हैं, लिखल जा, किसी से मतलब नहीं भाई, अपने में मौन। दूसरी चीज काफ्का बाबा की ये थी साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, विच इज एलियनेशन इन इटसेल्फ, डीपर्सनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। आगे फ्रॉइडियन साइकोलॉजी और साइकोएनालिटिक्स में पढ़ेंगे, साइकोएनालिसिस में पढ़ेंगे। एक डीपर्सनलाइजेशन हो गया है खुद के साथ, तुम समझे, दुनिया के साथ, खुद के साथ। अब हम आगे इसको बाइफरकेट करेंगे कॉन्शियस अनकॉन्शियस में, थोड़ा रुक जाओ। बट यहां पे समझने वाली बात यह है कि इनके काम में ये चीज प्रोमिनेंट थी। जो प्रोटैगनिस्ट था, पहली बात तो प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है हीरो, असली में तो हीरो था नहीं कोई, क्योंकि हीरो की हीरो एंडिंग भी होती है। काफ्का की कहानी में एंडिंग बहुत बुरी होती है। जो सफर कर रहा होता है उसकी एंडिंग ट्रैजिक होती है, और जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनकी एंडिंग बड़ी अच्छी होती है। जैसा कि तुमने मेटामॉर्फोसिस में देखोगे, माँ बाप बहन निकल गए अपनी अच्छी जगह पे, अच्छी उसमें घर वर छोड़ दिया ये, और फ्रांस काफ्का मतलब ये ग्रेगोर सैम्सा खत्म। सिंपल सी चीज, आइसोलेट कर दिए गए तुम साइकोलॉजिकली आइसोलेशन में चले गए, या तो चले गए या कर दिए गए। दोनों में फर्क है। एक होता है तुम्हारे पास कोई नई चीज आई, तुम्हारे पास न्यू आइडियोलॉजीज आई, न्यू थॉट प्रोसेस आई, तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम अपने पेरेंट्स को बताते हो, तुम अपने फ्रेंड्स को बताते हो, वो तुम्हें ना काटना शुरू कर देंगे, यार ये कैसी बातें करता है यार, अरे बात कर कौन सी जगह मोमो खाएंगे यार, अरे बात कर ये नया खुला है यहाँ पे अच्छे वॉफल मिलते हैं, अरे बात कर ये वाटर पार्क खुला है एकदम मस्त, जाके गीले हो जाएंगे वहाँ पे, ये सब बातें करो। ये सब बातें क्या, ये प्रोफेसर की बिचिंग करो, बैक बिचिंग करो, ये क्या बातें कर रहे हैं फिलॉसफी से रिलेटेड।
हमको नहीं करनी भाई आइसोलेट, तुम होने लग गए, तुमको कर दिया गया आइसोलेट। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम हो जाओगे या बेकार लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, या तुम्हें कर दिया जाएगा, तो तुम्हें मजबूरन होना पड़ जाएगा। उसी आइसोलेशन के, डुअल आइसोलेशन के बारे में फ्रांस काफका बात कर रहे हैं। नंबर 2 इज एब्सर्ड सिचुएशंस, विच इज कैरेक्टर्स फेस बिजार एंड एब्सर्ड सिचुएशंस इंटेंसिफाइंग देयर सेंस ऑफ आइसोलेशन। अजीब सिचुएशन होती है, ये नहीं कि वो आइसोलेशन में बैठे हैं या अकेले बैठे हैं तो दुनिया उन्हें छोड़ देगी। बेटा दुनिया इतनी दुनिया मासूम नहीं है कि तुम्हें आराम से छोड़ जाए, या मजे काटो जो काटने, पकड़ के तुम्हें तब तक घिसेंगे जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए या तुम खुद से खुद को ना टांग लो। इसी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तब भी एब्सर्ड और बिजार सिचुएशंस का तुमको फेस करना पड़ता है। बिजार मतलब बहुत ही अजीब व गरीब। एब्सर्ड तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, एब्सर्डिज्म का लेक्चर देख चुके हैं। ये सब एग्जिस्टेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर मेजॉरिटी, इस चैनल पे तुम देखोगे एग्जिस्टेंशियलिज्म पे ही मेजॉरिटी काम है, तो खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। एब्सर्डिज्म, एल्बर्ट कामू, इन सब पे मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। और जब ये एब्सर्ड सिचुएशन होने लग जाती है ना, तो इंसान और आइसोलेटेड फील करने लग जाता है। पहले तो तुमने फिलॉसफी बताई अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्तों ने तुमको अलग कर दिया, तुम आइसोलेट, तुमने खुद को अलग कर दिया, जो भी है, तुम आइसोलेट हो गए। अब क्या है कि दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप को बोल रहे हैं अंकल आंटी देखो यार ये क्या पगला गया, इसको खाने पीने का ढंग से दो, तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे चढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे माँ बाप चढ़ रहे हो, चलो तुम अपने माँ बाप से भी कट गए। लेकिन फिर क्या होगा कि तुमको खुद ही रियलाइजेशन, एक अंदर टॉर्मेंट शुरू हो जाएगा, एक जद्दोजहद शुरू हो जाएगी तुम्हारे जहन के अंदर कि भाई ये हो क्या रहा है। तो तुम खुद के साथ भी आइसोलेट हो जाओगे, खुद से खुद को अपने अंदर ही आइसोलेट कर दोगे, जो सबसे बुरा है। बिकॉज उस चीज में सेल्फ लव के नाम की चीज तेल लेने चली जाती है, बुरी हालत। नंबर 3 इज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, विच इज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाते हैं, जो कि ग्रेगोर सैम्सा के साथ हुआ। ग्रेगोर सैम्सा खुद को बोल रहा है यार मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर अजीब अजीब चीजें चू चू आवाज जा रही है बाहर, उसके पेरेंट्स के पास, उसकी बहन के पास। यही होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाए, तुमको लोग नहीं समझ सकते हैं। 10 पोक ज़रथुस्त्रा की जो सीरीज चल रही है हमारी, जो हम किताब को एक एक पैराग्राफ लेकर उसको खोल रहे हैं बड़े बड़े लेक्चर में, उसमें क्या हो रहा है, ज़रथुस्त्रा के साथ क्या हो रहा है। ज़रथुस्त्रा के साथ वो गया नीचे, ज़रथुस्त्रा बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये है ऊबरमेंच, ऐसे अपनाओ, गॉड इज डेड, क्या करोगे तुम, डॉन ऑफ नाइलिज्म आने वाला है, नाइलिज्म आ रहा है, बच के रहो, क्या करोगे तुम। अस्तित्ववाद एक नीचे किया है, बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, लोग कम्युनिकेशन गैप, नीचे को भी कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पे भी यही था, काफका को कोई नहीं समझ पाया। और जनरली काफका अपने फादर को ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे थे थ्रू बुक्स, क्योंकि वो डायरेक्टली हिम्मत नहीं जुटा पाए कभी अपने बाप को फेस टू फेस जाके ये चीज़ें कहने की, तो उन्होंने इनडायरेक्टली किताबों के थ्रू ये लिखा कि कभी क्या पता वो पढ़ लें। एक बार तो उन्होंने लेटर भी लिखा था, बड़ा लंबा चौड़ा लेटर, सारी अपनी तकलीफें बताई कि आप मेरे को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पहलवान नहीं हूँ पिताजी, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, ना बनना चाहता। अच्छी बात है आप मैस्कुलिन हैं, आप पहलवान हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकता। वो लेटर उन्होंने अपनी मदर को दिया था, लेकिन उनकी मदर भी डरपोक, वो भी डरपोक, दोनों नहीं दे पाए, तो लेटर उनके फादर को कभी मिला भी नहीं। बहुत वो भी एक तगड़ी कहानी है कि किस तरीके से एक वक्त को उम्मीद जगती है कि अब फ्रांस काफका की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपने बाप को जो असली कल्प्रेट था उसकी, फ्रांस काफका की ज़िंदगी का, उसको जाके गिल्ट दे देगा, भाई बता देगा तुम्हारी वजह से ये हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ, तो काफ़ी दुखद। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। नंबर 4 इज स्ट्रगल फॉर कनेक्शन। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्रांस काफका की कहानी में, वो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट्स अ काफकाएस्क नाइटमेरिश ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, वो जैसे तुम्हारी मेटामॉर्फोसिस में ऑफिस का एक आदमी आके देखता है, बॉस आके देखता है, जो भी है, तुम्हारे ट्रायल में भी होता है ये चीज़, है ना। एक एब्सर्ड सिचुएशन चल रही है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन चल रही है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो तुम्हारे पॉलिटिकल स्फेयर के लोग होते हैं, जितने भी तुम्हारा पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो कंट्री चलाते हैं, स्टेट चलाते हैं, नेशन चलाते हैं, जो भी है, तो वही हो रहा है। एक कनेक्शन नहीं मिल रहा, एक चैलेंज है। अगर कनेक्ट करें तो करें कैसे। अरे चाचा के बेटे की शादी है यार, जाऊं तो जाऊं कैसे, वहां जाऊंगा, मुझसे लोग 10 सवाल पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा उन्हें कि मैं ये हूं। वो तो बोलेंगे मैं पगलैट हूं, लेकिन मैं पगलैट नहीं हूं भाई, समझो मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। ये दिक्कत आ जाती है। अरे बर्थडे पार्टी में जाके मैं करूंगा क्या, अरे उस कीर्तन में मैं जाके करूंगा क्या, 4 आंटियां आके मुझसे 4 सवाल पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें।
फिर मैं उनको कुछ बोल दूंगा तो मम्मी मुझे ही सुनाएंगी कि ये तूने क्यों बोल दिया, वो पहले बता तो दिया कर, ये बोलने वाला है, वो बोलने वाला है, ऐसे बोल दिया, अब वो मुझसे ये पूछेंगे, मुझसे वो पूछेंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रगल फॉर कनेक्शन। ये कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स है कि तुम एब्सर्डिज्म, आइसोलेशन और एलियनेशन के पार्टिसिपेंट हो। घात लगा के बैठा था, आप पकड़ लिया। नंबर 5, आइसोलेटिंग सेटिंग्स। ठीक है, काफका सेटिंग्स कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर्स आइसोलेशन फीचरिंग स्ट्रेंज क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेसेस। क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेसेस का उपयोग किया। क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब दम घुटा देने वाली। लिफ्ट में होता है ना, सांस दम घुटने लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लग जाता है। या वो वीडियोस देखते हो भाई, मेरे को भी कभी कभार हो जाता है। मेरे को वैसे कोई भी तरीके का फोबिया है नहीं, बट वो नहीं होता जो केव्स में घुसते हैं और पतली पतली क्रेविसेस के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, क्रैक्स के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं। भाई अगर फंसे, और बहुत लोग फंसे होंगे, तो क्या भाई वहीं मौत आ जाएगी। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लग जाती है। वैसे ही इसमें फ्रांस काफ्का की किताबों में केज में एक बंदा बैठा है, या एक छोटे से कमरे में है, बेड के नीचे छुपा हुआ है, छोटे कमरे में बंद कर दिया गया है। ऐसी ऐसी क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन की आइसोलेट हो रहे हो तो तुमको और दबाया जा रहा है। पहले एक अपार्टमेंट में रह रहा है, पहले घूम रहा है फिर रहा है, ग्रेगोर सैम्सा एक अपार्टमेंट में रह रहा है, अपार्टमेंट से कमरे में आया, कमरे से बिस्तर के नीचे रहना पड़ रहा है। उससे अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मार दिया जाएगा, सेब फेंक के मारा जाएगा तुम्हारी कमर के ऊपर, जो कि हुआ फ्रांस काफ्का के साथ। नंबर 6 इज एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। इन सबका अगर तुम मिलाव कर लो, मिलन कर लो, तो बड़े लेवल पे तुम्हारा एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी हो रहा है। सोसाइटल स्ट्रक्चर से तुम कट के रह जा रहे हो। सोसाइटी के स्ट्रक्चर होते हैं ना, एक कार्ल मार्क्स में हमने पढ़ा था, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो तो हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा था। बट एक सब स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मटीरियलिस्टिक चीजों से बनता है, और मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे सारे सुपर स्ट्रक्चर भागते हैं। जैसे धर्म हो गया, या फिर तुम्हारा पॉलिटिक्स हो गया, या फिर तुम्हारे NGOs हो गए। भाग सब पैसों के पीछे रहेंगे, क्योंकि पैसे की ही ज़रूरत है। और ये जो सोसाइटल स्ट्रक्चर, उस पैसे की वजह से डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है, डाइवर्जन क्रिएट होता है कि अमीर है या गरीब है, इसके बाद मोटा पैसा है, इसके बाद कम पैसा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सफाई से रहता है गंदगी से रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा किसके पास है। अगर कोई गरीब है, हम देखते ही उसको अंदाजा लगाते लेते अपने माइंड में कि भाई गंदगी से रहता होगा, उसका घर भी गंदा रहता होगा। और अमीर है, बहुत पैसा है, भाई वो चाहे कितनी नहाता ना हो, पता नहीं 2-2 महीना, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे भाई साफ सफाई, साफ सुथरा। तो ये कुछ 6 पॉइंट से फ्रांस काफ्का के आइसोलेशन, इसके एब्सर्डिज्म के किन भागों में डिवाइडेड है, समराइज कर लें। एलियनेशन, आइसोलेशन और ह्यूमन कंडीशन। एलियनेशन में 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और आइसोलेशन में 6 पार्ट्स थे। ड्यूअल आइसोलेशन, जिसमें था कि भाई एक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन हो रहा है। एब्सर्ड सिचुएशंस। नंबर 3 कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। नंबर 4 स्ट्रगल फॉर कनेक्शन। नंबर 5 आइसोलेटिंग सेटिंग्स। और नंबर 6 एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। आगे बढ़ते हुए अब ना हम, जो कि लेक्चर पर्टिकुलरली एलियनेशन के ऊपर है, मैं पिछले लेक्चर में जो फ्रांस काफ्का का बनाया था उसमें सब कुछ लेके चलना था, तो हम 2-2.5 घंटे का लेक्चर नहीं खींच सकते, मेरे लिए भी टायरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम उनके एलियनेशन को एक्सपैंड करेंगे। जो स्टेप्स, क्या प्रोसेस है फ्रांस काफ्का की एलियनेशन का। सबसे पहला, ग्रेगोर सैम्साज एलियनेशन, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, विच इज कि अचानक से ग्रेगोर सैम्सा एक कॉकरोच में, वर्मिन जो बोला जाता है, वर्मिन शब्द का इस्तेमाल किया गया किताब में, कॉकरोच में बदल जाता है। और जैसे ही वो कॉकरोच में बदलता है तो उसको एक ऐसा तगड़ा एलियनेशन बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फील होता है। फिजिकली उसको उसके माँ बाप काट के कमरे में रख देते हैं, साइकोलॉजिकली वो उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता। भाई अगर तुम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हमने पिछले उसमें भी बात करी थी, विच इज स्ट्रगल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जो हमने बात करी थी। तुम किसी और कंट्री में गए, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज तुम्हें एकदम नहीं आती, वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो रिसेंटली साउथ कोरिया गया था, तो वहाँ पे उसको कम्युनिकेशन में इतनी दिक्कत हुई ना। एजेड लोग बहुत हैं वहाँ पे, वो लोग पहली बात तो ब्राउन स्किन लोगों को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में होता है। अब हम उसको ये नहीं लेंगे पॉजिटिवली दूर या नेगेटिवली दूर। फिर तीसरी चीज़ है लैंग्वेज ही नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती और कोई लैंग्वेज भी नहीं आती। अब जैसे बाकी कंट्रीज है, अरबिक बहुत कंट्रीज में फ्रेंच आती है, ठीक है, तुम कैनेडियन कंट्री चली जाओ, इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं बहुत जगहों पे, बहुत जगह पे मैंड्रिन बोलते हैं, बहुत जगह पे स्पेनिश बोली जाती है, बहुत जगह पे जर्मन बोली जाती है, तो कॉमन लैंग्वेज वहाँ तो कुछ नहीं, साउथ कोरियन आनी चाहिए। अब वहाँ एलियनेशन फील हो रहा है भाई, एक साइकोलॉजिकल बैरियर फील होता है, जहाँ भी तुम जाओ इसकी घबराहट होने लग जाती है, यार खाना कैसे ऑर्डर करो, कहता खाना कैसे ऑर्डर करें, समझाएं कैसे।
वो गया, वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ऑर्डर दे दिया, टेबल के ऊपर बैठा है कि भाई टेबल के ऊपर आके उसको जैसा इंडिया में होता है। अब वो भी उसको देख रहा है जो वहाँ पे काउंटर के उस तरफ है, और ये भी उसको देख रहा है, भाई दोनों एक दूसरे का थोपड़ा देख रहे हैं बहुत देर तक। बाद में उसने जब जाके पूछा कि भाई खाना दो, तो उसने बोला आके लो, समझाया आके लो। अब क्या बोले, वो उसको सुना भी नहीं सकता। तो एक समझ रहे हो, एक बैरियर क्रिएट हो गया, एलियनेट हो गए तुम वहाँ पे, एलियन हो। एलियन मतलब बाहर से आए हो तुमको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कल्चर मैच नहीं करते, कुछ मैच नहीं करता। तो ये था पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड सेल्फ। ग्रेगोर सैम्सा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। काम करके उसको अपने माँ बाप का डेट जो था वो भी, डेथ बोल रहा हूँ, डेट भी हटाना था, कर्जा किराया जो भी था लिया हुआ था वो हटाना था, लोन चुकता करना था, और वहीं उसको फ्रीडम चाहिए थी, जो वो चाहता था वो करना चाहता था। अगेन फ्रांस काफ्का अपनी कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे भैया, ध्यान दो, हर राइटर अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। फ्रांस काफ्का क्या होता था, फ्रांस काफ्का से वो कुछ राइटर बनना चाहते थे भाई, लिटरेरी फिगर बनना चाहते थे, जो कि बन गए, पोस्थोनमसली बन गए, बट वो अपने जीते जी बनना चाहते थे, जीते जी लोगों तक अपना काम पहुंचाना चाहते थे। लेकिन पिताजी ना भैया, लॉ करो, लॉयर बनो, ये सब क्या करोगे, लिखोगे, जूता निकाल के बजाएंगे क्या, लिखोगे, हिम्मत कैसे हुई भाई, जुर्रत कैसे हो गई बोलने की कि हमें एक लेखक बनेंगे, नौकरी करो जरा बैठ के और हमें भी पालो। मार दिया। वहां से तुम्हारा एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, काम के बीच में और खुद के बीच में। रोज सुबह उठ रहे हो, रोते हुए जा रहे हो ऑफिस, रोते हुए जा रहे हो, बहुत कठोर टास्क है। तुम्हारे फादर, तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हैं ऑफिस जाते हैं, वो शक्ल पे दिखने नहीं देते कि हम वो कितने परेशान हैं। उनसे पूछो कि आप खुश हैं रोज ये काम करने में, सुबह उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, जिसको पूजा करनी है पूजा करी, नमाज पढ़नी नमाज पढ़ी, जिसको चर्च जाना है चर्च गया, जो भी है जहाँ भी है, जैसा भी करना चाहता है, नहीं भी किया करा, जल्दी जल्दी अपना क्या नाश्ता वाश्ता, एक पराठा हाथ में रोल करके जल्दी लिया, और मम्मी ने जल्दी जल्दी टिफ़िन दिया या खुद ही टिफ़िन पैक किया, गए ऑफिस में, काम किया, 10 लोगों की 10 सुनी, उसके बाद आए, जो कि वो बताना नहीं चाहते, फादर्स स्पेसिफिकली बताना नहीं चाहते, फिर आए, थोड़ा बहुत इधर उधर न्यूज़पेपर देख लिया, टीवी देख लिया, इधर बैठ गए, सोफे पे लेटे लेटे सो गए, थोड़ा नमकीन फाक लिया आते साथ ही, खाना खाया, सो गए, वापस वो रिपीट करना है, और अगले 30 साल तक वो रिपीट करना है, जब तक रिटायर नहीं हो जाते। पूछो कैसा लगता है? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स कभी कुछ नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे? या तुम्हारे पेरेंट्स कभी कुछ और नहीं करना चाहते थे? सोचो बैठ के, पूछो उनसे सवाल, तब समझ में आएगा, तब रियलाइज होगा वो कॉन्फ्लिक्ट, तब रियलाइज होगा कि फ्रांस काफ्का जैसे फिलोसफर्स और फ्रांस काफ्का जैसे राइटर्स क्यों इतने ऊंचे तबके तक पहुंच पाए, इसी वजह से, रिलेटिबिलिटी। फिर नंबर 3 इज अनसेटलिंग ड्रीम्स एंड मेटामॉर्फोसिस। ग्रेगोर सैम्सा के साथ क्या हो रहा था, हम इनकी किताब मेटामॉर्फोसिस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक ही किताब में बहुत बड़ा नटशेल इन्होंने दिया हुआ है, बहुत बड़ी समरी दी हुई है अपनी फिलॉसफी की और अपने एलियनेशन के कॉन्सेप्ट का, बहुत बहुत इलैबोरेट और एक्सप्लिसिट, बहुत अतरंगी तरीके से दिया हुआ है। बाकी किताबों में भी है, बस इतने ज़्यादा है। तो अनसेटलिंग ड्रीम्स एंड मेटामॉर्फोसिस, ग्रेगोर सैम्सा जब कन्वर्ट होने वाला था कॉकरोच में, उससे पहले अजीब अजीब सपने दिखने शुरू हो गए, अजीब अजीब ड्रीम्स दिखने शुरू हो गए उसको, अनसेटलिंग, जो कि दिखाता है एक अगेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तुम्हारे, जो तुम करना एस्पायर, जो तुम बनना चाहते हो, करना चाहते हो, बिटवीन दैट पर्सन, जो वो पर्सन जो ऑफिस जाता है, जो बस्ता उठा के निकल पड़ता है, उसके बाद और कोई काम नहीं। फिर चौथा है हिडन लॉ ऑफ एलियनेशन, जिसमें काफ्का इंट्रोड्यूसेस द आइडिया दैट मॉडर्न मैन इज इंस्लेव्ड बाय द अननोन लॉ ऑफ द इम्पर्सनल वन, लीडिंग टू अ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिप्रेशन ऑफ इनर लाइफ। आज की डेट पे हर इंसान के अंदर एक इम्पर्सनल वन छुपा हुआ है, जो कि एक तरीके से कहना चाह रहे हैं वही जो डिसोसिएशन है, डीपर्सनलाइजेशन, जो अगर हम फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस में पढ़ेंगे, डीपर्सनलाइजेशन, काम भाग दौड़, उसमें तुम खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो पर्सनल नहीं है, वो सेल्फ जो है वो आत्मन, वो पर्सनल नहीं है, वो आत्मन अजीब है, इम्पर्सनल है, तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो। मेरे को बैंकर बन के जाना पड़ता है, टाई लगा के जाना पड़ता है, मुझे लॉयर बन के इसी तरीके का कपड़ा पहन के लॉयर बन के जाना है, मुझे स्कूल में एक स्टूडेंट बन के सारे जो पहन रहे हैं वही पहन के जाना पड़ रहा है। मैं पर्सनलाइज क्या हुआ? अगेन कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म, एलियनेशन, ह्यूमन फ्लोरिशिंग, क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लेबर्स, एक ही चीज बनाए चले जा रहे हैं, वही बनाए चले जा रहे हैं, एक ही चीज बनाए, कोई पर्सनल टच ही नहीं है उनके काम में, एलियनेशन। तो ये
सब एलियनेशन के बारे में बात कर रही थी। अजीब, कट के रह जाते हो तुम, खुद से खुद को ही काट के रख देते हो। नंबर 5 इज इल्यूजन्स इन फैमिली रिलेशन। ग्रेगोर सैम्सा को लग रहा है कि भाई मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहन मुझको बहुत ज़्यादा मानती है, बाद में बहन ही खंजर घोंपती है ग्रेगोर सैम्सा के पीछे। हमारे माँ बाप को बोलते हैं निकल लो भाई, नहीं रखना, इसके साथ नहीं रहना, निकल लो यहाँ से। खंजर घोंप देना अपनी ही भाई के। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ग्रेगोर सैम्सा के अंडर, वो कोई नहीं बताना चाहता। क्या वो फील कर रहा है, कैसे वो आइसोलेटेड है, क्या वो करना चाह रहा है, क्या उसके सपने हैं, क्या उसके ख्वाहिशें हैं, क्या उसके ख्वाब हैं, कोई पूरे नहीं करना चाहता। उनको चाहिए भाई हमारा रोकड़ा निकाल के हमारा डेट जो है, या हमारा जो लोन है, हमारा कर्जा किराया, सब जितना सूद वूद जितना आ गया है वो सब निकाल दे भैया, हमें उससे मतलब है। कमा के दे रहा है, कमा के ला रहा है, जिस दिन कमाना बंद कर दिया उस दिन, जिस दिन कॉकरोच बन गया उस दिन पीछे लात मार के ग्रेगोर सैम्सा को अलग कर दिया अपनी दुनिया से। नंबर 6 इज डिस्टॉर्शन एंड सैक्रिफाइस। ग्रेगोर सैम्सा ने अपने को सैक्रिफाइस किया, अपने एम्बिशन सैक्रिफाइस करे। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ बाप बहन को बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन उनको ये चाहिए नहीं था। उनको ग्रेगोर सैम्सा सोचा था वो खुश होंगे, वो उसकी इज्जत करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन रिस्पेक्ट तभी तक थी जब तक उस पैसा आ रहा था भैया, जब तक नौकरी करी जा रही थी। अब तो कॉकरोच में बदल लिए गए, अब काहे का पैसा हो गया, अब तो तुम काम नहीं कर सकते, अब तो बाप को काम करना पड़ेगा, अब इज्जत नहीं है भाई, अब खत्म इज्जत। ग्रेगोर सैम्सा की इज्जत खत्म। अपनी फैमिली के वेलबींग के लिए उसने सब कुछ दे दिया, अपने आप को ही डिस्टॉर्ट कर लिया, अपनी जो वो बनना चाहता था, जो वो करना चाहता था, वो ही नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माँ बाप के लिए कर रहा था जो वो करना चाह रहा था, जो भी वो करना चाह रहा था। जरूरी था पैसा लाना घर में, लेकिन उसने इस लेवल पे अपने आप को डिस्टॉर्ट कर लिया कि अब ग्रेगोर सैम्सा खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जो कि वो कॉकरोच बन गया, मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा मैं क्या बन गया हूँ। और अगर मैं रिटेलिएट करूंगा, अगर मैं वो जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था उसको चिपक के बैठ गया कि वो पोर्ट्रेट नहीं हटाओ, सब तो सामान हटा रही हो माँ मेरे कमरे से, तो अगर कोई पोर्ट्रेट हटाने की कोशिश करेगा या मैं रिटेलिएट करूंगा तो मेरे को मारा जाएगा, मेरी बुरी हालत कर दी जाएगी, मुझे बंद कर दिया जाएगा, मेरी सुनी नहीं जाएगी, मुझे आवारा कहा जाएगा। बहुत लोग शिकार होते हैं उसका, मैं भी शिकार हुआ हूँ। अपने सपने फॉलो करने के लिए फिलॉसफी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, बिजनेस फॉलो करने के लिए मुझे आवारा कहा गया, नकारा कहा गया, बहुत कुछ कहा गया कि भाई क्यों, क्योंकि नौकरी करो भाई, जैसा लोग चाहते हैं उसके हिसाब से अपने को बनाओ, नहीं बनोगे तो गाली पड़ेगी। नंबर 7 है रिकंसाइलेशन एंड ग्रेगोर्स नंबर 7 इज ग्रेगोर्स लिबरेशन एंड रिकंसाइलेशन। तो रिकंसाइलेशन मतलब क्या होता है? एक फ्रेंडली रिलेशन वापस से रिस्टोर हो गया, एक दोस्ती वाला जो संबंध था वापस आ गया। जो ग्रेगोर की डेथ थी वो सिर्फ ये नहीं था कि भाई बुरा हुआ, खत्म हो गया, एक रियलाइजेशन थी। ग्रेगोर को बस लास्ट में चाहिए मुझे डेथ चाहिए भाई, मैं लिबरेट हो जाऊंगा, फिर मुझे बस डेथ दे दो, मुझे डेथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। उसने खाना बंद कर दिया, जब कॉकरोच बन गया था खाना पीना बंद कर दिया। फाइनली उसको एक सफ़ेद सी रोशनी देखी अपनी आंखों के सामने और वो ख़त्म हो गया। मरने के बाद भी उसकी बहन आके बोलती है उसको कि देखो ग्रेगोर ने कुछ खाया पिया नहीं था, कैसा सूख गया। और फिर उसकी फैमिली को भी रियलाइजेशन हुई कि इस छोटी सी कुटिया में रह के, इस छोटे से जो भी अपार्टमेंट में रह के कुछ नहीं होने वाला है, बाहर निकलो, अच्छी जगह निकलो, बेहतर जगह निकलो। एक दिन उन लोगों ने ऑफ लिया अपने काम से सब लोगों ने, और उसके दूसरे दिन घर छोड़ के निकल गए। और उसकी लाश को जो काम वाली थी शायद उसने फेंक दिया था, जो काम करने वाली बच्ची उन्होंने रख ली थी, मेन काम वाला भी, काम वाले जो हटा दिए थे। तो ये हालत होती है, ये हालत हुई ग्रेगोर सैम्सा के साथ। तो उनकी जो मौत थी वो एक लिबरेशन था, लिबरेशन था फ्रॉम द कॉकरोच, लिबरेशन था फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। वो जद्दोजहद, वो लड़ाई से एक छूट थी, एक मुक्ति थी, कहो नरवाना मिल गया उन्हें। नंबर 8 इज इनएक्सप्लिकेबल एंड प्योर सेल्फ। अगर यहाँ पे लोग ट्रैक खो चुके हैं तो हम लोग बात करें फ्रांज काफ्कास प्रोसेस ऑफ एलिनेशन, क्या उनका प्रोसेस रहा है। जो वो बीटल कॉकरोच जिसमें भी वो तब्दील हो गए, बदल गए, उनका जिस भी चीज़ में वो बन गए वो प्योर थी, मासूम थी, वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहती थी। इनएक्सप्लिसिबल, वो उसी तरीके से ही थी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इमेजिनेशन के बियॉन्ड थी, जो कोई समझ नहीं सकता। जो वो बीटल या वो कॉकरोच जो वो बोलने की कोशिश कर रहा था उसको कोई समझ नहीं पा रहा था, वो इतना मासूम था। वो बोल रहे, कॉकरोच बोल रहे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, लेकिन कोई उसको समझना चाह नहीं रहा असल में, विच इज इनएक्सप्लिकेबल। फिर नंबर 9 पे अर्थली इमेज ऑफ द बियॉन्ड। एक इन्होंने ऐसी अर्थली इमेज
देखो, एब्सर्डिज्म एक ऐसा चीज़ है जिसको शब्दों में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट फ्रांस काफ्का ने पूरी कोशिश करी रखने की। एक कॉकरोच का एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो रिलेटेबल होता है लोगों से। कॉकरोच से सबसे ज़्यादा लोग चिढ़ते हैं और उसको दूर भगाना चाहते हैं अपने पास से, और उन्होंने वही किया। और उस कॉकरोच के थ्रू उन्होंने एक ऐसी, सोचो एक इंसान कॉकरोच में बदल गया, इतनी वियर्ड सिचुएशन, इतनी नाइटमेरियस सिचुएशन। सोचो तुम सो रहे हो, सुबह उठते हो, कॉकरोच में बदल गए, बीटल में बदल गए, क्या होगा? रिलेट करने के लिए और एक पैराडॉक्स दिखाने के लिए कि ऐसी सिचुएशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, कि इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशंस का पार्टिसिपेंट होता है, कि तुम नहीं चाह रहे कि मैं ऐसी सिचुएशन में पढ़ूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है अब, तो क्या करोगे? रोगे। जैसे लोग नहीं बोलते पैसा नहीं है यार, पैसा नहीं है मेरा, पैसा नहीं कमा, तो क्या करोगे? पैसा नहीं है, बुरी हालत हो रही है तुम्हारी, क्या करेगा? क्या स्किल डेवलप करेगा ना, पैसा कमाएगा ना, कुछ तो करना होगा। वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे। एक अर्थली इमेज का इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सरियलिज्म के ऊपर इन्होंने बात करी और अवेकनिंग। सरियलिज्म से जो अवेकनिंग आती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इंसान को रियलाइज होता है यार ये क्या है, बेवकूफ बनाया हमारे साथ, तो खिलवाड़ हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसको इन्होंने कहा है रिस्कीएस्ट मोमेंट ऑफ अवेकनिंग। रिस्कीएस्ट मोमेंट होता है जैसे अचानक से तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये सब कल्चरल चीज़ें जो होती हैं ये तो तुमको पकड़ के रखने के लिए, इसका गॉड के कॉन्सेप्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। रिस्की है बट अवेकनिंग मोमेंट है। ताल्लुक कट जाएंगे तुम्हारे, रिलेशन कट जाएंगे तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ, लेकिन बहुत ही अवेकनिंग मोमेंट होता है ये इन्होंने बात करने की कोशिश की द मेटामॉर्फोसिस में। अब तो सबके सामने है मेरा ये रूप, अब तो मैं सबके सामने कॉकरोच हूँ, अब किससे, अब तो बता दे यार, अब तो बोलना पड़ेगा, अब तो अपने लिए रेबेल करना होगा, अब तो अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या वो हक के लिए जो मैं लड़ूंगा कोई मेरी सुनने के लिए बैठा है यहाँ पे? लास्टली टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अनकॉन्शियस, कि इंसान का जो एक रियल सेल्फ होता है जो अनकॉन्शियस होता है, और ऐसी पैराडॉक्सिकल जो सिचुएशंस खड़ी होती हैं वो एक असली टेस्ट होता है उस इंसान के लिए। क्या तुम अपने उस अनकॉन्शियस को सामने निकाल के लाना चाहोगे दुनिया के सामने और उसको छुपा के बैठ जाओगे? क्या तुम ग्रेगोर सैम्सा जो नौकरी करता है, ठीक है, जिसको उसके माँ बाप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पैसा कमा के ला रहा है, वो बन के रहना चाहोगे? या ग्रेगोर सैम्सा जो कीड़ा बन चुका है, कॉकरोच बन चुका है उनकी जिंदगी के सामने, जिसमें उसकी बहन ने ये भी कहा था, बहन ने कहा था, माने किसने कहा था, बहन ने कहा था शायद, कि अगर ये हमारी इतनी फिक्र करता होता तो ये घर से खुद निकल गया होता, हमें और तकलीफ में नहीं डालता, वो यहीं पे बैठा रहा, यहीं पे पड़ा रहा ग्रेगोर सैम्सा कॉकरोच बन के। एक हिंट है यहाँ पे, एक थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिंट यहाँ पे आया, या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने का हिंट आया कि निकल जाओ, दुनियादारी छोड़ दो। जो लोग नहीं समझ सकते भैया हाथ जुड़वा लो, शुक्रिया जयराम जी की, हम आगे चलते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं भाई, माफ़ कर दीजिए, आप अपना खुश रहिए, हम अपना खुश रहते हैं, ना आप हमें ठीक करिए ना हम आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बस इसके ऊपर इन्होंने बात करी। अब जो है ना लास्टली हम लोग लेके चलते हैं ह्यूमन कंडीशन, जो 3 पार्ट्स थे, एलियनेशन, आइसोलेशन और ह्यूमन कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉइड के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड। सिगी पेट नेम उनका सिगी था, सिगी, तो सिगी बाबा के ऊपर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो फ्रॉइड ने ना सेल्फ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक था कॉन्शियस, एक था अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इज लैटेंट, लैटेंट मतलब छुपा हुआ, जो तुम्हारे इनर डिजायर्स हो गए, जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया कि तुम्हें अपने ही पेरेंट से, जो सेम सेक्स के पेरेंट से अट्रैक्शन होने लग जाता है, वाइस वर्सा, और ऑपोजिट पेरेंट से तुम्हें राइवलरी हो जाती है, ठीक है। एक ये अनकॉन्शियस डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर अनकॉन्शियस डिजायर होते हैं, और कॉन्शियस लेवल पे जो तुम्हारा, तुम दुनिया के सामने, अपने सामने तुम अपने को पहचान पाते हो। फिर आता है एलियनेशन, और यहाँ पे एलियनेशन और उसके एस्पेक्ट, उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं यहाँ पे मुझे पढ़ के बताना होगा क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस एनी वर्ड। तो यहाँ पे एलियनेशन को एज डिस्क्राइब बाय फ्रॉइड इन्वॉल्व्स डीपर्सनलाइजेशन, सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट, कल्चरल इंस्ट्रेंजमेंट एंड अ परसुएसिव सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड पावरलेसनेस। बहुत कुछ बोल दिया गया है, इसके ऊपर ही 2 घंटे का लेक्चर बन सकता है, 2 से 3 घंटे का, क्या 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इन्हीं 2 लाइनों पे। ब्रीफ में समझा देता हूँ। डीपर्सनलाइजेशन के ऊपर हमने बात करी कि तुम समझ नहीं पाते, तुम पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हो यूजुअली अपने कॉन्शियस से, जो तुम अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करके सामने लाने की कोशिश करते हो, उनको हिडन नहीं रखते हो। जैसे अपने डिजायर्स को तुम हिडन रखते हो अनकॉन्शियस में, लैटेंट रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे
तुम डीपर्सनलाइज हो जाते हो। डीपर्सनलाइज कैसे हो जाते हो? सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट। इंस्ट्रेंजमेंट मतलब खुद से कटना, खुद से खुद को काट लेना। कट जाते हो, किसी चीज़ से कट के हट गए। कल्चरल इंस्ट्रेंज, अपने कल्चर से हट गए। जो एक सोसाइटी है, लेट्स से क्या कहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी। अब वहाँ पे क्या कल्चर है? वही सब मिल बांट के, सब मिल के शाम में सोडा पियेंगे, सारे अंकल लोग, सारे मतलब एक दूसरे मिलते हैं, जुलते हैं, सब मज़े करते हैं। लेकिन अगर तुम ये कहोगे नहीं भाई मैं तो अपने कमरे में बैठ के लिखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब, ये सोशल इंटरेक्शन मुझे पसंद नहीं, मैं कोई इंट्रोवर्ट हूँ, तो तुम क्या हो जाओगे? इंस्ट्रेंजमेंट क्रिएट हो जाएगा, तुम उनसे कट जाओगे, वो तुम्हें वियर्ड समझेंगे। यार कैसा कोई इंसान हो सकता है? जैसे नहीं बोलते, जैसे मेरे को बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं, मेरे को अपने रह के फिलॉसफी का काम करना या अपना बाकी का काम करना पसंद है। काम पैसे कमाने पे फोकस एंड फिलॉसफी पे फोकस, ये मेरा काम है, राइट। मतलब जो भी मैं बिजनेस करता हूँ, ऐसे मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो लोग बोलते कितना अजीब है यार, बाहर नहीं निकलता, घूमता नहीं। अब जैसे मेरे को फिशिंग करना पसंद है, लोग कहेंगे क्या फिशिंग कौन करता है भाई, शॉपिंग करो, फिशिंग कौन करना चाहता है? तो इसी तरीके से कल्चरल, एक कल्चर बना हुआ है कि ये कल्चर है, इस कल्चर से हम डिफाइन करते हैं। हम पर्टिकुलर रिलीजियस अपने कह सकते हो अपने टेम्पल में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मोनास्ट्री में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तुम उसमें नहीं जाना चाह रहे तो तुम कल्चर से हट गए। तुम फैमिली गेट टुगेदर में तुम बैठ के खाना पीना नहीं करना चाहते तो तुम कट के हट गए। दिस इज नोन एज कल्चरल इंस्ट्रेंजमेंट। और एंड अ परसुएसिव सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस एंड पावरलेसनेस। तुमको लगता है तुम्हारे पावर चली गई है यार, कंट्रोलिंग पावर, इस जिंदगी दुनिया की कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, और उसकी वजह से आता है मीनिंगलेसनेस। परसुएसिव मतलब पूरी तरीके से, कभी कभार लगता है कि यार ये है या नहीं है, मतलब शक हो रहा है, हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं है, लेकिन इसमें तो है ही है भाई। आई एम फीलिंग पावरलेस, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, लोगों को मैं रुझा ही नहीं पा रहा अपने पास, लोग तो आना ही नहीं चाह रहे, लोग तो मुझसे दूर कट के हट गए हैं। उस वजह से मीनिंगलेसनेस आ जाती है। यार ये बिलीफ सिस्टम शैटर हो गया, अब क्या हो गया भाई, तो नाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, किससे बात करूँगा, मेरे से कोई दोस्ती करना चाहेगा नहीं चाहेगा, मुझसे कोई बात करना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जो इसके एलियनेशन फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। फिर फ्रॉइड ने चौथे पॉइंट में साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑन ड्रीम दी। इनकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी कि जो तुम जो सपने में देखते हो तुम्हारी सप्रेस ड्रीम्स होती हैं, अनकॉन्शियस डिजायर्स होते हैं जो तुमको सपने के फॉर्म में दिखते हैं। और इसके ऊपर कार्ल यंग ने भी कहा, कार्ल यंग ने कहा कि ड्रीम्स आर लाइक अननोन टेरिटरीज, या अनकॉन्शियस पर्टिकुलरली आर लाइक अननोन टेरिटरीज, कि अननोन है, तुम समझ नहीं सकते। कोई किसी भी ऐसे ज़मीन पे जाओ जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं, जिसके बारे में तुमने सुना नहीं, तुम जाओगे तुम्हें वियर्ड फील होगा, वहाँ पे तुम रिलेट नहीं कर पाओगे उस ज़मीन से, उस जगह से। अननोन टेरिटरी है, नहीं बोलते भाई डू नॉट, जैसे बोट लेके तुम जाओ, है ना, कहीं पे भी जाओ, जैसे नहीं बोलते बोट तुमने हायर कर ली, भाड़े पे ले ली, समुद्र में निकल गए, तो बोलते हैं कि जो मैप्ड टेरिटरी है वहीं पे जाना, अननोन टेरिटरीज में जाके घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा। ऐसी यंग ने कहा। और अगर इसी के ऊपर हम लोग बात करें तो इन्हीं सबका एक समरी लेते हुए काफका ने लॉ के ऊपर बात करी। एक लॉ है, और वो जो लॉ है, वो कानून है, उसने डिवाइड कर दिया है लोगों को ऑफिशियल और अनऑफिशियल में, ब्यूरोक्रेट्स में और सिटीजन्स में, कि भाई ब्यूरोक्रेट्स का सलाम ठोको, सिटीजन्स की कोई इज्जत नहीं भाई, वोट के वक्त वो वही महान बन जाते हैं, उसके बाद उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको उठा के काट दिया, उनको उठा के फेंक दिया। ब्यूरोक्रेट्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन मिलेगी, ब्यूरोक्रेट्स को सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलेगी, सिटीजन्स का जिन्होंने वोट दिया, जो पावर मिला है, उनकी कोई मतलब नहीं। और यही इसी को इन्होंने ब्रॉडर लेवल पे ये जो सोसाइटल एलियनेशन था उसको मेटामॉर्फोसिस में दिखाया। किस तरीके से ग्रेगोर सैम्सा कट के अलग हो गया, किस तरीके से ग्रेगोर सैम्सा कट के अलग हो गया। तो ये जो पूरा सीन चल रहा था यहाँ पे कि ग्रेगोर सैम्सा एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, जो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और उसको कोई समझना नहीं चाहता। ये एक टर्न जो स्टोरी में टर्न होता है कि वो सुबह उठता है, फिर अचानक से देखता है कि भाई मैं एक कॉकरोच में, एक बीटल में, मैं वर्मिन में बदल चुका हूँ। क्या तब भी उसके अंदर एक उम्मीद होती है, किरण होती है कि मुझे शायद लोग एक्सेप्ट करेंगे। माँ और बहन
या माँ और बाप दोनों खटखटा रहे हैं, या बाप और बहन जो भी खटखटा रहे हैं दरवाजे के ऊपर, खटखटा रहे हैं अंदर आने, भाई क्या हो गया, ऑफिस का वक्त हो गया, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, है ना। वहीं पे तुम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी समझते हैं ग्रेगोर सैम्सा के पेरेंट्स या उसकी फैमिली कि वो ऑफिस जाए। वही भाई, ये नहीं कि वो बीमार है, उसके साथ कुछ भी हो सकता, हाँ जो कि उनको लगा बीमार है, लेकिन ऑफिस जाना इज फर्स्ट प्रायोरिटी, विच शोज द डार्क साइकोलॉजिकल क्या कह सकते हैं, इनर डायलॉग ऑफ दिस सोसाइटी। ये चीज़ सुनने में बहुत चुभने वाली लगेगी, लेकिन माँ बाप भी बच्चे पैदा इसलिए करते हैं जिससे कि बुढ़ापे का सहारा बने बच्चे। बचपन में हम बच्चे क्योंकि क्यूट होते हैं, बचपन में बच्चे के साथ खेलें, और उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वही बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गए। ये अनकॉन्शियस एक डिज़ायर होता है जो कि कोई माँ बाप अपने बच्चे के मुंह पे बोलेगा नहीं, और किसी भी माँ बाप के कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि हम एक तरीके से प्रिमिटिव बीइंग्स ही हैं, अंदर से प्रिमिटिव एनिमल्स ही हैं। तो ये चीज़ें अंदर रिप्रेस्ड होती हैं, अनकॉन्शियस में लेटेंट होती हैं, छुपी भी होती है। जैसे नहीं बोलते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट, है ना, पढ़ा होगा साइंस में यार, वो जो स्टीम होती है ना, स्टीम से ज़्यादा क्यों जल जाता है फ्लेम के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है, लैटेंट जो भी है। तो ये थी ग्रेगोर सैम्सा की कहानी और उसका रिलेशन एलियनेशन से, कि किस तरीके से उसको फिर मार रहे हैं, अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सोसाइटी के सामने ना आ जाए, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, एक एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ग्रेगोर सैम्सा में उम्मीद है कि शायद वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद वो कभी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी तरह उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद लोग ग्रेगोर सैम्सा को समझ जाएंगे कि अंदर से ग्रेगोर सैम्सा कैसा है। असली में तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं है, असली में वो बदमाश नहीं है, असली में ग्रेगोर सैम्सा बस अपने दिल की सुनना चाह रहा है, लेकिन आप उसको उसके दिमाग से चलाना चाह रहे हैं। सिर्फ ये इसमें नहीं, द ट्रायल में भी दिखता है, एक वियर्ड सिचुएशन में प्रोटैगनिस्ट फंस जाता है, और वो सिचुएशन बहुत बुरी एंड होती है मौत से। तो मौत से ही फिर वो जिसमें वो जो बंदा होता है जो एक केज के अंदर होता है, वो करतब दिखाता है लोगों को, एंड में उसकी भी मौत हो जाती है। क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशंस, जो कि लगता है एलियनेशन फील होती है जब ऐसी सिचुएशन में फंसो ना, एक क्लॉस्ट्रोफोब, एक दम घुटने वाला, एक सांस घुटने वाली सिचुएशन फील होती है, जो कि बहुत बुरी होती है, किसी के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं फ्रांज काफ्का की लाइफ का डिपिक्शन काफ़ी ज़्यादा मूविंग, और अगर मैं कहूँ कि नीचे के बाद काफ्का की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलेटेबल लगी। नीचे से अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो काफ्का से भी काफ़ी ज़्यादा पैरेलल ड्रॉ करके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। काफ़ी चीज़ें लगी जो हम लोग और बहुत लड़के, स्पेसिफिकली लड़कियां भी करते होंगे, आई एम नॉट अ गर्ल सो आई कैन नॉट टेक देयर स्टैंड, बट बहुत लड़के ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस फेस करते होंगे जिसमें वो बाहर निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, अपनी परेशानी आर्टिकुलेट करके सामने वाले को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, और शायद वही फ्रांज काफ्का के साथ यहाँ पे हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया। देखते हैं और क्या लेक्चर ला पाएंगे हम लोग फ्रांज काफ्का के ऊपर। उनकी किताबें जो हैं, मैं उनकी किताबों का भी समरी और फिलोसफिकल एक्सपेंशन करने की कोशिश करूँगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक लाइन, एक वर्ड में इतनी ज़्यादा फिलोसफी दिख जाती कि मैं उसके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर छाप सकता हूँ, जो कि तुमने देखा होगा द स्पोक ज़राथुस्त्रा में किस तरीके से मैंने भैया रेल दिया। एक ही, अभी 2 ही पेज पे पहुँचे हमने, 4 या 5 लेक्चर, 4 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। लेक्चर सजेशंस देते रहना, और फ्रॉइडियन साइकोलॉजी के ऊपर अगर थोड़ा सा और चाहिए, कुछ जानना है तुम्हें साइकोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी की फ़िलासफ़ी के ऊपर जानना है, साइको एनालिसिस इन द फिलॉसफी ऑफ साइको एनालिसिस, तो नीचे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू अगेन जिसने इस जर्नी को सपोर्ट किया फॉर द 10K सब्सक्राइबर्स, और बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं आप सबका। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भाई। चलो भैया, लेक्चर देखते भी हो, उसके बाद क्या लेक्चर तो इधर उधर टाइम पास करने, देखो और अब काम पे लगो भाई, ज़िंदगी भी बेहतर बनानी नहीं बनानी है। चलो भैया, लग जाओ काम।